बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे पहले हम अटेंडर शीट, प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना और स्टॉक डेटाबेस हम पढ़ चुके हैं बेसिक शीट्स के अंदर। आज हम पढ़ेंगे सैलरी शीट। सैलरी शीट में सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा सैलरी शीट मंथ ऑफ मार्च 2019। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगी एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद एम्प्लॉय नेम। ये एम्प्लॉय नेम सिर्फ एम्प्लॉय में साथ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट नेम लिख दें, आईडी लिख दीजिए डायरेक्ट। लाजमी सी बात है, हम सैलरी शीट बना रहे हैं तो वो एम्प्लॉय ही की बना रहे होंगे, तो आप यहाँ पे लिख लें एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय कोड जो भी है। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, इसके बाद डेजिग्नेशन क्या है उसका, और उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है। ये हमने सबसे पहले हेडिंग ले ली। इसके कॉलम को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी देंगे सबसे पहले A1001, A1002। 5 एम्प्लाई की बना लेते हैं हम। यहाँ पे नेम लिख दें एम्प्लाई का, जो भी नेम है वो आप लिख दीजिए। डेजिग्नेशन, सुपरवाइजर। ठीक है। इसके बाद बेसिक सैलरी हमारी वो सैलरी होती है जिसमें किसी भी तरह का कोई अलाउंस ऐड नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है। यानी कि कोई बोनस, कोई अलाउंस वगैरह ऐड नहीं हुआ हुआ होता, वो हमारी कहलाती है बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे आप बेसिक सैलरी टाइप कर दीजिए। ठीक है। ये हमारी हो गई बेसिक सैलरी। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग डेज, यानी कि उसकी अटेंडेंस कितनी है हमारे पास, वो अटेंडेंस शीट से हम देख के लिख देंगे। अब जैसे मार्च जो है वो टोटल 31 का मंथ था, मार्च। ठीक है। तो 31 की अगर टोटल अटेंडेंस आ रही है तो 31 लिख दें। कोई छुट्टी है तो उसकी छुट्टी डिटेक्ट हो गई होगी अटेंडेंस शीट, जो भी उसकी अटेंडेंस आ रही है
वो आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, इसके बाद वर्किंग डेज के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आएंगी पेमेंट्स। यहाँ पर एक रो ले लेता हूँ मैं। पेमेंट्स के अंदर हमारे पास है अलाउंसेस, अलाउंसेस में हम डिफरेंट ले लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस, और इसके बाद हाउस रेंट ले लेते हैं, हाउस कन्वेंस, सॉरी हाउस अलाउंस, और इसके बाद मेडिकल। ठीक है, इसको बिल्कुल इक्वल कर लें। अच्छा, अब देखें अलाउंसेस आप कितना देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैं बेसिक फार्मूला अप्लाई करवा देता हूँ, फिर एडवांस में जब हम एक कंप्लीट पेरोल बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि रेंज किस तरीके से देंगे कि अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो उसका कन्वेंस अलाउंस क्या होना चाहिए, 20,000 से ऊपर है तो उसकी कन्वेंस अलाउंस या हाउस या मेडिकल कितना होना चाहिए, वो हम एडवांस के अंदर पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बेसिक फार्मूला आपको अप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पर अब जैसे कन्वेंस अलाउंस हम दे रहे हैं 4% तमाम को, तो हम यहाँ पे इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई 4%। ठीक है, इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 4%, तो ये हमारे पास आ गया कन्वेंस अलाउंस। इसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए तो ये तमाम का 4% हमने दे दिया। इसके बाद हाउस अलाउंस आप देना चाह रहे हैं बेसिक सैलरी का 3%, तो आपने 3% लिख दिया मल्टीप्लाई के बाद, इंटर कर दें और इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये 3% आ गया हमारे पास। मेडिकल अलाउंस आप 5% देना चाह रहे हैं तो इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 5%। ठीक है, इंटर, और इसको आप कर दें ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर हमारी बनेगी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमारी वो सैलरी है जिसमें तमाम अलाउंसेस ऐड होंगे, बेसिक सैलरी में प्लस होने के बाद वो हमारी बन जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो देखें अब यहाँ पर हमें फार्मूला अप्लाई करवाना है जिसमें हमें वर्किंग डेज़ के हिसाब से पर डे पर सैलरी डिवाइड करनी है, और उसके बाद जितने दिन उसकी अटेंडेंस है उतनी सैलरी पे करनी है, और ये 3 तरह के अलाउंसेस उसमें ऐड कराने हैं। तो पहले मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। अलाउंसेस ऐड होंगे पहले एक जगह, यानी कि ये अलाउंसेस एक जगह आ जाएंगे। इसके बाद इसका पर डे निकलेगा। पर डे कैसे निकलेगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी को डिवाइड करेंगे 31 डेज पर, तो ये पर डे आ गया इसका। और उसके बाद
वर्किंग डेज कितने थे उसके, उस हिसाब से उसको सैलरी मिल जाएगी, इक्वल टू पर डे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वर्किंग डेज से। ठीक है, क्लियर है। तो अलाउंसेस प्लस वर्किंग डेज की टोटल सैलरी ऐड होने के बाद ये हमारे पास बनेगी ग्रॉस सैलरी। तो आइए यहाँ पे फॉर्मूला ये कैसे अप्लाई होगा मैं वो बता रहा हूँ आपको। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले तीनों अलाउंसेस को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद प्लस सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, डिवाइड करेंगे टोटल डेज ऑफ मंथ और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कितनी वर्किंग डेज कितनी अटेंडेंस है और इंटर कर देंगे। अगर उसकी यहाँ पे कोई छुट्टी होगी तो वो 2 दिन की सैलरी उसकी कटने के बाद ये इसके पास ये आ गई डिडक्शन के बाद। ठीक है, अभी फुल डेज हैं तो इस वजह से यहाँ पे फुल सैलरी आ रही है। दोबारा देख लें, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे तीनों अलाउंसेस को, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर प्लस करेंगे बेसिक सैलरी डिवाइड बाय टोटल डेज ऑफ मंथ। ठीक है, 31 मैंने इस वजह से लिखा कि मार्च जो है वो 31 डेज का मंथ था, और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे वर्किंग डेज से और इंटर कर देंगे। इसको आप नीचे ड्रॉप डाउन कर दें तो ये तमाम जगह फार्मूला अप्लाई हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ डिडक्शन होनी थी वहाँ डिडक्शन हो गई ऑटोमेटिकली। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी हो गई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे डिडक्शंस, जो उसकी कसौटी होगी। डिडक्शन में सबसे पहले इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के बाद पीएफ, पीएफ के बाद ईओबीआई, ईओबीआई के बाद अगर उसने सैलरी एडवांस ली है तो यहाँ पर एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी के बाद टोटल डिडक्शन। ठीक है, तो इसको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स समझ लें, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पर ईयर 4,50,000 से ऊपर चली जाती है तो उसका जो भी इनकम टैक्स का रेट होगा वो उसकी सैलरी कटेगी। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी इतनी है कि अगर उसको हम 12 महीने पे मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसकी 1 साल की टोटल सैलरी पर मंथ की 4,50,000 बन रही है तो उसका इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, तो पर मंथ सैलरी कितनी होगी, हम 4,50,000 को डिवाइड कर देते हैं 12 महीने पे तो ये 37,500। ठीक है, अगर किसी की सैलरी पर मंथ 37,500 है तो उसका इनकम टैक्स कटेगा, और जिसकी सैलरी से कम है उसका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू
इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे ग्रॉस सैलरी को, ठीक है। अगर ग्रॉस सैलरी बराबर है या ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 37,500 के, तो इनका इनकम टैक्स कटेगा। दोबारा ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 37,500, तो इनका जो इनकम टैक्स कटेगा, दोबारा ग्रॉस सैलरी को हमने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई 1%, मल्टीप्लाई 1%, ठीक है। और अगर किसी की सैलरी कम है तो उसका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, यानी कि दोबारा हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने दोबारा सिलेक्ट किया इसको और यहाँ पे कर दिया लेस देन 37,500, तो इनका इनकम टैक्स 0% कटेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, क्लियर हो गया। यानी कि इफ़ अगर ग्रॉस सैलरी बराबर है 37,500 या इससे ज़्यादा, तो उनका इनकम टैक्स ग्रॉस सैलरी का 1% डिडक्ट होगा। जो भी रेट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इफ़ की कंडीशन ऑन करी, ब्रैकेट ओपन, और अगर ग्रॉस सैलरी लेस देन है 37,500 के, तो ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0%, उसका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, इंटर। तो ये देख लें, जिसकी सैलरी 37,500 से कम होगी उसका इनकम टैक्स नहीं कटेगा, और जिसकी ज़्यादा है उसका डिडक्ट हो गया। इसके बाद प्रोविजनल फ़ंड आप कितना देना चाहते हैं, जो भी कंपनी का रूल है, ग्रॉस सैलरी का मल्टीप्लाई बाय 2% देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2% दे दिया, या इसको भी 1% कर दें, ठीक है। जो कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमें ये पैसा वापस मिल जाता है। इसके बाद ईओबी क्या चीज़ है, देखें, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर के हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उनको कोई ऐसा फंड वगैरह नहीं मिलता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब से जब कोई रिटायर होता है तो उसको एक प्रोविजनल फंड मिलता है, जो भी बोनस है वो उसको मिलता है, लेकिन प्राइवेट वालों को नहीं मिलता है। तो प्राइवेट वालों के लिए एक ईओबी का इदारा है जो कि इसको पेंशन की सूरत में देता है। और ये किस तरीके से मिलता है, देखें, इसकी जो टोटल अभी अमाउंट है वो है 470 रुपीज़, ठीक है। इसमें से 130 रुपीज़ जो है वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट होते हैं, और बाकी के जो पैसे हैं 340 रुपये, वो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो हमारे अकाउंट में पे कराते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 470 रुपीज़। तो यहाँ इसकी डिटेल में एडवांस के अंदर बताऊंगा मज़ीद। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर 130 रुपीज़ हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। एडवांस सैलरी, अगर उसने महीना ख़त्म होने से पहले कुछ एडवांस लिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे एडवांस टाइप कर दें, और अगर नहीं लिया हुआ तो उसको ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो ये टोटल डिडक्शन इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इन टोटल डिडक्शन अमाउंट को सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये एक जगह
हमारे पास अमाउंट आ गई जो डिडक्ट होगी सैलरी में से। ठीक है, इसके बाद नेट सैलरी, जो पे करनी है एम्प्लॉय को, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन अमाउंट को, तो ये आ गई हमारे पास नेट सैलरी जो पे करनी है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई सैलरी शीट। हेडिंग्स को आप सेंटर में कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।